एक बार देखो, एक पहला जो क्वेश्चन था, जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था कि वो पढ़ लो, तब तक मैं एक बार मैसेज कर दूं। एक मिनट में ग्रुप में मैसेज कर दिया, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट संडे आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर था। मैंने आपको बताया था ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये वन ऑफ द इजी स्कोरिंग चैप्टर है। जेई में भी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं इजी लेवल के आते हैं और स्कोरिंग होते हैं। एक क्वेश्चन आता ही है डेफिनेटली। इस चैप्टर का जो वेटेज है 1 मार्क्स का है, सॉरी एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स का है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आता है जनरली इजी मीडियम लेवल का आता है, तो जनरली हमेशा ये बोला जाता है कि इस चैप्टर को तो छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ये ऐसा चैप्टर है, आपको मान लो 11 की टॉपिक टफ टफ लगते हो, कुछ चैप्टर आपसे नहीं हो पा रहे हो, तब ठीक है आप कुछ चैप्टर को छोड़ सकते हो, लेकिन जनरली ये हमेशा सजेशन दिया जाता है कि ये चैप्टर तो करके ही जाओ। ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, थोड़ी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, कैलकुलेशन एरर नहीं करी, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप इस चैप्टर का क्वेश्चन सही करके आओगे और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और आपको ही पता है मैथ्स में 4 नंबर की वैल्यू क्या होती है, राइट? है ना? यस सर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बहुत खासकर मैथ्स में कट ऑफ कम स्कोर पे भी ज्यादा परसेंटाइल मिल जाता है। तो ऐसे चैप्टर जो हमको 4 नंबर देके जा रहा है, तो ऐसे चैप्टर हमको छोड़ने नहीं है। तो आज की क्लास में हम फटाफट इसका डिस्कशन करेंगे और आप देखना कि पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनका क्या लेवल था, क्या वेराइटी थी। कुछ चीज आपको नहीं भी पता चलेगी, कुछ कुछ जगह फॉर्मूले पता चलेंगे, ठीक है। और पेपर का एनालिसिस भी करा करो हर पेपर के बाद। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों ने किया भी था, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ भी दिया था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा बताए क्वेश्चन को पहले पढ़ना है ढंग से, क्या गिवन डेटा है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, ये सब करने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तब छोड़ना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यस बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, साइंटिस्ट इज वेटिंग 30 फिशेस, तो साइंटिस्ट 30 तरह की फिशेस को वेट कर रहा होगा। तो मेरे पास डेटा में क्या है, 30 डेटा है, x1 x2 x3 up till x30. The mean weight was 30 ग्राम।
इनका मीन कितना आया, 30 ग्राम आया। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा, Yes. है ना, वो कितना है, 2 ग्राम। Later it was found that the measuring scale was misaligned and always underreported every fish by 2 ग्राम। मतलब मेजरिंग स्केल में थोड़ा गड़बड़ था और वो जो डेटा दे रहा था वो 2-2 ग्राम कम दे रहा था। 2-2 ग्राम क्या दे रहा था, कम। मतलब मान लो अगर ये शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल शोइंग, मान लो 42 ग्राम शो कर रहा है, या फिर सोचो 40 ग्राम शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई फिश है जिसका वेट 40 ग्राम है, शो कर रहा है, शोइंग ऑन स्केल, बट एक्चुअल उसका क्या होगा बताओ, 42 होगा, 42 होगा सर। क्योंकि ये जो मेजरिंग स्केल है ये 2-2 ग्राम कम शो कर रही है। मतलब मान लो अगर ये 40 शो कर रही होगी लेकिन उसका एक्चुअल वेट कितना हो रहा होगा, 42 हो रहा होगा, है ना, तभी तो 2 ग्राम कम शो कर रही है वो। क्लियर है? Yes. Yes. यस तो मतलब आपका ये जो डेटा है x1 x2 x3, ये जो स्केल शो कर रही है उसका मीन और ये दिया हुआ है, तो इस लॉजिक से मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअल डेटा क्या होगा, बताओ एक्चुअल डेटा, करेक्ट डेटा क्या होगा बताओ। x1 की जगह क्या आएगा, 42. है ना, x1 + 2, x2 + 2 एंड x3 + 2 सो ऑन, है ना। सब में 2-2 ग्राम एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि मशीन 2 ग्राम कम शो कर रही है, तो एक्चुअल डेटा में 2 ग्राम एक्स्ट्रा ही होगा। बोलो। यस सर। Sir. अब देखो, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। आपको मैंने क्लास में सिखाया था कि अगर हर डेटा में अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो जाए तो मीन में क्या फर्क पड़ता है, न्यू मीन बताओ क्या आता है। सर वो नंबर ऐड हो जाता है। हाँ, ओल्ड मीन में वो नंबर ऐड हो जाता है ना, जो पुराना मीन था उसमें 2 ऐड, जो पुराना मीन कितना था 30, उसमें 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। क्लियर है, याद आ रहा है? यस सर। अगर हर डेटा में 2 ऐड हो रहा है तो सिग्मा में क्या फर्क पड़ता था, नया स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क पड़ता था। Sir, कोई फर्क नहीं आता. वेरी गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐड करने से सिर्फ मीन चेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे जो नया है वो पुराना है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले था वो अभी भी रहेगा। आ रही बात समझ में? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जब डेटा देखा तो बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था। आई डोंट नो कारण क्या रहा उसका। आधे बच्चे लैंग्वेज पढ़ के छोड़ के आ गए थे, ठीक है, आधे बच्चों को टाइम नहीं मिल पाया पेपर अटेम्प्ट करने का। लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे, आपके सामने मैंने आपके सॉल्व किए। और इसका डेटा क्या आ जाएगा, आपका आंसर 32,2, ऑप्शन नंबर ए आया ना। यस सर। तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख भी देता हूँ, इसे बताया भी था क्लास में कि अगर आपका डेटा x1 x2 x3 अप टिल xn ऐसा है, इसका मीन अगर मान लो x बार, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। अगर इस डेटा में आपने इसको चेंज कर दिया, मान लो a से मल्टीप्लाई कर दिया और सारे डेटा को b में, सब डेटा में b ऐड कर दिया, सारे डेटा में क्या करा, a से मल्टीप्लाई करा और b सब में ऐड कर दिया, तो ये चेंज करने पे नया मीन और नया सिग्मा क्या होगा, ये मैंने क्लास में बताया था। बताओ नए मीन में क्या चेंज होगा। सर प्लस भी हो जाएगा हाँ, लेकिन पुराने वाले में। ए से मल्टीप्लाई होके फिर प्लस भी होगा, ए से मल्टीप्लाई यस भी सर। तो होगा। और नया यस सर। सिग्मा में क्या चेंज होगा, सर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ सिर्फ ए से मल्टीप्लाई का, बी ऐड सब्सट्रैक्ट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई से फर्क पड़ता है। तो ए से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है? Yes. तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है और इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जेई में। ये पहला वाला सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। एनीवन? ओके, अगली वेराइटी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसको मैं इजी कैटेगरी में ही डालूंगा, ये टफ कैटेगरी में नहीं जा सकता, ये इजी कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट वेराइटी, इफ द मीन ऑफ द सेट ऑफ दिस इज x बार देन द मीन ऑफ xi plus 2i। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं, xi plus 2i कर रहे हैं। मतलब पुराना जो डेटा था x1 x2 x3 अप टिल xn, इसका जो मीन है वो x बार है।
और जो नया डेटा है, नया डेटा क्या है बताओ? पहला टर्म क्या हो जाएगा? आई को 1 रखोगे तो क्या आएगा बताओ? x1 न्यू डेटा। सर x1 x1 plus 2. x1 plus 2 फिर अगला डेटा क्या आएगा? x2 plus 2 into 2। फिर अगला डेटा Yes. क्या आएगा? x3 plus 2 into 3, है ना? यही आएगा। और nth डेटा क्या आएगा? xn plus 2 into n। तो ये आपके सारे के सारे n डेटा आ जाएंगे। यहां तक समझ में आया? बोलो। yes sir Yes, sir. यस सर। बोला इसका मीन क्या होगा? तो इसका मीन क्या हो जाएगा? मीन कैसे निकालते हैं? सबका एडिशन, है ना? सबका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी एन ही है। क्लियर है? बोलो। yes sir Yes. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते थे, सारा फंडामेंटल ही है। डेटा देखा और मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल। अब देखो इसमें x1 x2 को अलग कर लो, और जो बची हुई टर्म्स है उसको अगर ध्यान से देखोगे, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है सर 1 plus 2 plus 3 up till n होल डिवाइडेड बाय n। अब इस n को अलग अलग कर लोगे अगर आप, तो आपके पास देखो क्या बचेगा। ये देखो यहाँ पे 2 कॉमन, 1 से लेके n तक का सम n इंटू n प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय n। n कैंसिल, 2 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा? x1 से लेके xn, इसकी वैल्यू क्या आएगी? x बार के बराबर, और बचा हुआ टर्म क्या आएगा? n। yes sir क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो देखो n को अलग डिवाइड किया, तो ये जो 1 से लेके n डिवाइड बाय n है, ये आपका ये हो जाएगा, और ये ठीक है। समझ में आ गया? बोलो। Yes. Yes, sir. yes sir आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी डुएबल क्वेश्चन था, प्रॉपर्ली बस डेटा को लिखना था। ये सबने करा था एग्जाम में, हो गया था कि नहीं होता? हो गया हो गया था। हो गया था, ठीक। अच्छा, ये वाला, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये अभी रिसेंटली तो जेई, पहले बहुत पहले पूछते थे, पुराने अगर आप 7-8 साल पहले में जेई में कुछ कुछ क्वेश्चन में इसको पूछा जाता था। इसको करने का तरीका ये होता था कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है? इसमें अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को कोशिश करना याद करना। बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी जाता है, तो वो टाइम ले लेगा आपका, है ना? बिना फॉर्मूले के करोगे थोड़ा टाइम ले लेगा, लेकिन अगर फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? एक काम करो yes sir सब लोग, अब आपने जो भी पीएनसी के नोट्स बना रखे हो, परम्यूटेशन, सॉरी परम्यूटेशन स्टैटिस्टिक्स के नोट्स बना रखे हो, उसमें ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो अभी हाथों हाथ, ठीक है? तो लिखो, पहले गिवन डेटा उतार लो। अपन को निकालना क्या है? कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्या क्या दिया हुआ है पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, फिर मैं बताता हूँ। एवरीवन एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूछा गया, जल्दी से। और गिवन डेटा उतारो, अभी आपको साथ में ही सॉल्व करना है। सब लोग अपना अपना गिवन डेटा उतारो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया। तो देखो, 2 तरह की सीरीज आपको गिवन है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, दोनों की मीन पता है, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। आपको निकालना है कंबाइंड डेविएशन, ठीक है? और कंबाइंड मीन जो भी पूछा है। तो देखो, एक है मान लो सीरीज 1, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स मान लो कितनी गिवन है? 35। उसका मीन आपको दिया हुआ है 80, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 4। ये पहली सीरीज है। एक दूसरी सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है 65, मीन दिया हुआ है 60,
और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3। ठीक है, अच्छा अगर सबसे पहले सिंपल कंबाइंड मीन की बात करूं, वो भी निकाल के दिखा देता हूं। कंबाइंड मीन निकालना तो बहुत आसान है। सबका टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। Yes, sir. अच्छा एक चीज हमेशा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला कि जैसे मान लो कभी कभी आपको ऐसा दे दे, जैसे किसी का मीन दिया हुआ है आपको x1 x बार इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अप टिल xn डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से ये समेशन x बार कितना xi कितना आ जाएगा, इन सबका समेशन कितना आ जाएगा n इंटू एक्स बार है ना, बोलो। यस सर। Yes, किसी sir. का भी Yes, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक का सम अगर आपको निकालना है, ये n उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मतलब मीन में नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समेशन मिल जाएगा। ये डायरेक्ट ध्यान रखना ताकि हम कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सकें। तो देखो टोटल सम कितना हो जाएगा, xn में आपके पास 35 टर्म है, तो x वाले का सम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, चलो इसको पहले फॉर्मूला लिख देते। टोटल सम कितना आएगा, पहले उसकी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी n1 इंटू x1 बार, फिर दूसरे वाले का सम क्या आ जाएगा n2 इंटू x2 बार डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n1 प्लस n2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कंबाइंड मीन का, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आसान है। कंबाइंड वेरिएंस का भी फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, अपने अपनी कॉपी में लिख भी लो। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का लिखो। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है n1 इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस d1, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस सेम n2 के साथ भी n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये d1 d2 क्या आपने समझूंगा, ठीक है, डोंट वरी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n1 प्लस n2। अब ये d1 d2 के डिफरेंस है। d1 क्या है, बेसिकली जो आपका मीन आता है, कंबाइंड मीन और इंडिविजुअल मीन, उनका डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कंबाइंड मीन आप निकालोगे, एक बार निकाल के देख लेना। ये मान लो कंबाइंड मीन है, तो इसको मैं x बार से डिनोट कर रहा हूँ, कंबाइंड मीन को xc बार से डिनोट करता हूँ। तो d1 क्या आ जाएगा, x1 बार माइनस कंबाइंड मीन, और d2 आ जाएगा आपका डिफरेंस x2 बार माइनस कंबाइंड मीन कितना है 67। ओके, यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे, अगर आप सारी कैलकुलेशन पुटअप करोगे तो कंबाइंड मीन की वैल्यू 67 आ रही है। तो आपका d1 d2 भी आ जाएगा। तो d1 कितना आ जाएगा, x1 बार माइनस 67, x1 बार कितना था 80 माइनस 67, यहाँ से d1 की वैल्यू आ जाएगी 13। ये कितना आ जाएगा, x2 बार कितना था 60 माइनस 67, तो यहाँ से आ जाएगा -7। तो d1 पता चल गया, d2 पता चल गया, n1 ऑलरेडी पता है, n2 ऑलरेडी पता है, सिग्मा 1 भी पता है, सिग्मा 2 भी पता है। सारी वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो आपके पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। एक बार ढंग से लिख लो, कैलकुलेट कर लो और देखो समझ में आया कि नहीं आया, और किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला तो आसान ही है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रख लेना। क्लियर है, यस यस सर। ओके Yes, sir. ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये वैरायटी तो अभी बताई थी, ax प्लस बी कर दोगे तो क्या पूछा है वैसे, अर्थमेटिक मीन में क्या फर्क पड़ेगा, एक्स बार प्लस बी हो जाएगा। हाँ है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया तो फ्री फोकट का, हाँ है ना, यस बोलो। देखो यस sir. ये ऐसा चैप्टर था, अगर आपको 11 का फंडामेंटल स्कूल का भी पढ़ा होगा ना, तो भी आप इस पेपर को तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। एटलीस्ट पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये भी ऑब्जर्वेशन है, किसी बच्चों ने पेपर छोड़ा है, एक दो बच्चों ने, एक आधा बच्चों ने छोड़ा,
ठीक है, किसी बच्चों ने पेपर में चीटिंग करके दे दिया, ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो चीटिंग करके पेपर दे रहे हैं, तो उन सब चीजों से कोई फायदा नहीं, ठीक है। आपके ग्रुप में मैसेज भी आ रहे होंगे, टीचर्स भेज भी रहे होंगे, ठीक है। अभी भी अगर आप नहीं सुधर रहे हो तो इसका आपको नुकसान एक्चुअल जेईई एग्जाम में होगा, ठीक है। यहाँ पे भले नंबर ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन वहां पे जो गलतियां होगी ना, वो आपको ऐसी गलतियां होगी जो अभी हो सकती है, अगर अभी गलतियां करोगे तो चलेगा, लेकिन वही गलतियां अगर वहां पे हुई तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पेपर अपना ईमानदारी से दो, यहाँ पे किसी को शो करना नहीं है आपको कि भाई हम इतने नंबर ला रहे हैं। आपकी जो एक्चुअल रियलिटी है उसके हिसाब से आप पेपर लो, फिर भले नंबर अगर 10 आ रहे तो 10 नंबर लाओ, 15 नंबर आ रहे तो 15 नंबर लाओ, तो 40 आ रहे तो 40, 200 आ रहे तो 200, लेकिन पेपर अपना ईमानदारी से दो, ठीक है। ईमानदारी से दोगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेगी। और मुझे ये भी नहीं पता कितने लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो हर संडे अपना टेस्ट एनालिसिस ग्रुप में भेजते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत है। और बाकी लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको लगता है कि भाई हम जेम्स बॉन्ड है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप दिसंबर में, जनवरी में एक्चुअल जेईई एग्जाम देने जाओगे और जिसके पास वो डायरी होगी जिसमें उसने टेस्ट एनालिसिस लिख रखा है, उसको इतना ज्यादा फायदा होगा, वो तब सोचेगा कि अच्छा मैंने काम पहले कर लिया, कि कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग गया, मैंने इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला गलत अप्लाई किया, इस चैप्टर में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई किया, राइट। इस चैप्टर में मैंने यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे मैंने नेगेटिव ले लिया था, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ले लिया था, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने ये गलत रिलेशन ले लिया था। वो सारी गलतियां आपको पता चल जाएगी अगर कहीं नोटेड होगी तो, अगर लिखी हुई नहीं होगी तो कुछ फायदा नहीं होगा। बल्कि ये सजेशन आपको सेशन जब यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हुई थी उसकी स्टार्टिंग में दिया गया, और अब तक आपके लगभग आई थिंक 7-8 टेस्ट हो ही गए होंगे। उन 7-8 टेस्ट में से आप लोगों ने कितना एनालिसिस किया आप ही जान रहे हो, और ये चीजें सीरियसनेस दिखाती है। इसलिए बोला जाता है जेईई में सबका सिलेक्शन होता भी नहीं है, राइट। हो सकता है इस बैच से 10 बच्चों का ही हो सकता है 15 का हो सकता है 20 का भी हो जाए, राइट। लेकिन उन बच्चों का होगा जो टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, और जिनका नहीं हो पाएगा उनको वापस पछतावा होगा, ठीक है। और ये मत सोचना कि ड्रॉप लेने से सिलेक्शन हो जाता है। आपके सामने वहां पे एक बच्चा भी आया था दिल्ली में भी, जो बच्चे अभी दिल्ली में आए थे उसमें से एक बच्चे ने अपनी स्पीच भी दी थी। एक बच्चा था जिसने लास्ट ईयर बिना ड्रॉप के जो स्कोर आया था, ड्रॉप लेने के बाद उसका स्कोर वो डाउन हो गया, क्योंकि प्रेशर वो आता है, और ये एक के साथ नहीं बहुत के साथ होता है। और अगर आप एक्चुअल डेटा देखोगे तो 60%, 60 to 65% बच्चों जिनका सिलेक्शन हर साल होता है वो 12th के होते हैं, ड्रॉपर्स का 12th के परसेंटेज से कम होता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि अगर आप ड्रॉप लेके बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे तो रिस्क रहता है, वो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें रहती है, क्योंकि ड्रॉप लेने में मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए रहती है, वो बहुत हर बच्चों में नहीं होती। इसलिए अभी जो चांस मिल रहा है इसको गवाओ मत, बार बार एक ही चीज को आपको रिपीट की जाती है, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था, आप जिस भी ग्रुप में, आपका जो भी इंडिविजुअल ग्रुप बना हुआ है, अगर आप छुट्टी लेते हो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करना है कि हम छुट्टी ले रहे हैं, या फिर आपके घर कोई इमरजेंसी आ रही है। टेस्ट, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो या फिर अगर आपका टेस्ट मिस हो जाता है तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करना है। होमवर्क भेजना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अभी भी आप मैनेज करके होमवर्क नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जेईई नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा कि आप अपने बोर्ड्स की तैयारी करो। ये बोर्ड्स की क्लासेस नहीं चल रही पहली बार, ठीक है, ज्यादा चांस मिलेगा भी नहीं है, ठीक है। देखो होगा क्या, मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बताता हूँ। नवंबर दिसंबर में चलेगा क्रैश कोर्स, ठीक है, दिसंबर में चलेगा प्रॉपर क्रैश कोर्स जिसमें 11th का वन शॉट पढ़ाया जाएगा दिसंबर के टाइम पे। जनवरी में भी क्रैश कोर्स कंटिन्यू रहेगा, डाउट डिस्कशन की स्पेशल क्लास लगेगी जिसमें ओपन डाउट डिस्कशन सेशन रहेगा, वहां पे इंडिविजुअल डाउट क्लियर किए जाएंगे। मार्च में बोर्ड्स के लिए आपको हेल्प की जाएगी। अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट के लिए वापस से 15 दिन का क्रैश कोर्स लगेगा। अप्रैल अटेम्प्ट बाद एडवांस के लिए 50 डेज का क्रैश कोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे तो आप गलत फहमी में। लास्ट ईयर भी हमने उन्हीं बच्चों को लिया था, भले ही मेरे पास 15 का बैच था, मैंने उन्हीं 15 बच्चों को लिया जो डिजर्विंग थे, जिनकी अटेंडेंस ठीक थी, जिन्होंने टाइमली डीपीपी सबमिट करी है, टेस्ट एनालिसिस दिया है, ठीक है, उन्हीं बच्चों को ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। इस साल भी आप देखोगे अवंती में बहुत सारे बच्चों की इस कॉलेज की फीस भी भरी गई है,
वो सारे फैमिली की कंडीशंस थी नहीं फीस भरने के लिए, लेकिन अवंती ने कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप के थ्रू उनको फीस में हेल्प करी है, लैपटॉप दिलवाया है, राइट। बहुत सारी चीज, अभी भी देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके यहाँ डिवाइस इश्यू है तो उनको मोबाइल भी दिलाया। ये सारे सपोर्ट मिलते हैं, लेकिन सबको नहीं मिल पाता है। उन्हीं को मिल पाता तो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जिनके पीछे लगना पड़ रहा है, बार बार बोलना पड़ रहा है, जैसे हमको गरज पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे जितना पीछे आपके लग रहा जा रहा है, इसमें टीचर का कोई वो नहीं है कि भाई हम आपके पीछे लग लग के आपसे जो करवा रहे हैं इसमें हमारा कोई रोल। अगर आप करोगे तो आपका फायदा है, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं, राइट। मैं पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अवंती में 5-6 साल हो गए, राइट। तो अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होता कि भाई मेरी जॉब चली जाएगी या फिर मेरी सैलरी कम होगी, राइट। उसमें नुकसान उसी का होता है भाई जो टाइमली नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं फिर स्ट्रगल आ जाता है लाइफ में। और मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि सबका आईआईटी में हो जाए, सबका एनआईटी में हो जाए, सब लोग निकल जाओ। अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करो, जो ईमानदारी से मेहनत करेगा कमजोर भी होगा तो भी निकल जाएगा। निकले बहुत बच्चों के निकले जो इनिशियली बहुत वीक थे, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी थी, बहुत सारे लड़के भी ऐसे थे जिनको कॉन्सेप्ट एकदम समझ में नहीं आता था, इनिशियली बहुत वीक थे क्लासेस में, लेकिन ना कंसिस्टेंट थे। डाउट होता था तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में प्रॉपर पूछते थे, क्लास को कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, टीचर को रिस्पेक्टफुली बात करते थे, छुट्टी ले रहे हैं तो प्रॉपरली इन्फॉर्म करते थे कि मेरे यहाँ सर ये इमरजेंसी आ गई है जिसके कारण मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। डीपीपी कभी उनको बोलना नहीं पड़ता था, कभी तुम डीपीपी भेजो। आज भी आपके बैच में ऐसे हैं बच्चे, उस दिन रिकॉग्नाइज भी किया था। डीपीपी कभी बोलना नहीं पड़ता है कि भाई डीपीपी भेजो, खुद से ही भेज देते हैं। डाउट आ रहा है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ आगे और भी चीजें होने वाली है। अगर आपको इस बैच में रहना है, मेंटेन रहना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं हम तो कोई नहीं हटा सकता हमको, या फिर क्या ही कर लेंगे टीचर्स, तो आप गलत फहमी में हो। आगे अगर क्रैश कोर्स होंगे, इंडिविजुअल डाउट सेशन होंगे, आपको लिंक भी नहीं मिलेगी कि कहाँ से कौन सी लिंक पे ज्वाइन करना है और कौन सी रिसोर्स शीट पे डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है। इनको ग्रुप ही अलग बन जाता है। फिर आप बाद में बोलोगे कि सर सॉरी, मेरा स्कूल का काम था, मेरा वो काम था, मेरे ये प्रॉब्लम थी, मैं बीमार था, मेरे साथ ये इश्यू चल रहा, मेरे दोस्तों के साथ मेरा टाइम चला गया, मैं उसके बहकावे में आ गया, मैं उसके उसमें चला गया, तो फिर बाद में वो कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। ऑलरेडी आपको बहुत चांस मिल रहा है, इसलिए अभी भी सीरियसली बता रहा हूँ, ईमानदारी से मेहनत करो। करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो ग्रुप में लिख दो कि सर हमसे जेई नहीं हो पाएगा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स, सो काइंडली एक्सक्यूज अस। तो ठीक है, हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करो, बोर्ड्स में 98% लाओ, ठीक है। अगर जेई नहीं करना है तो करना है तो ईमानदारी से करो, टाइम पास वाला नहीं चलेगा। और आपको पता है कितना सिलेक्शन रेशियो होता है, 10 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चों का 10-20 हजार के अंदर रैंक लोगे तब जाके आईआईटी में सीट मिलेगी। और ऐसा नहीं कि नहीं होती, मिलता है। दिल्ली से भी बच्चे निकले, हिमाचल से भी निकले, पंजाब से भी निकले, उत्तराखंड से भी निकले, इसी बैचेस में से, ऐसे बैचेस। और आपके मैच में से भी निकल सकते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों का हुआ सिलेक्शन, बहुत सारे का नहीं भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सबका ही हुआ, बहुत सारे बच्चों का नहीं भी हुआ है। और जिनका नहीं हुआ है वो खुद भी जानते हैं उनका क्यों नहीं हुआ, और अब पछता रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करो। अगर सिलेक्शन नहीं भी होगा तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने मेहनत नहीं की। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और अगले साल वापस से अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और ये अभी की तैयारी आगे भी बहुत काम आएगी। अभी आप जो मैथ्स पढ़ रहे हो आगे कॉलेज में काम आता है। अभी भी आप बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में चले गए फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आज भी बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था, जो हमने 12th में सीखा था मैथ्स, वो यहाँ इंजीनियरिंग में काम आ रहा है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको चीजें समझ में आ रही है क्योंकि हमने 11th-12th में अच्छे से तैयारी करी थी, राइट। आप सोच रहे हो कि भाई ये चीजें छूट जाएगी, आगे इन्हीं सब चीजों का यूज भी होगा इंजीनियरिंग में, अगर करनी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये चीजें स्टॉप नहीं, अगर आप इस फील्ड में आ गए हो तो आपको पूरा इसको कंप्लीट करना है। इसलिए अब इन सब बातों का ध्यान रखना। मैं बार बार हर लेक्चर में, हर हफ्ते में बार बार ये सेम चीज रिपीट ना करूं। और हाँ, एक चीज और, मुझे किसी भी बच्चे की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि आप केमिस्ट्री या फिजिक्स क्लासेस में अगर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो बंद कर देना, XYZ जो भी पर्सन, ठीक है। फॉर ग्रांटेड लेना ही नहीं, कोई धर्मशाला है नहीं ये।
कि आ जाओ जब मर्जी आए तब क्लास ले ली, जब मर्जी आए क्लास छोड़ दी, जब मर्जी आए होमवर्क करेंगे नहीं करेंगे नहीं है। ठीक है, सेग्रीगेशन करने में हो सकता है सितंबर में हम कर दें बैच सेग्रीगेशन। ठीक है, जिसमें 15 बच्चों को पढ़ाएंगे, इट्स ओके, 15 बच्चे 20 बच्चे, कम बच्चे अच्छे बच्चे चाहिए। वैसे भी 100 में से हमने 30 कर दिए ऑलरेडी। ठीक है, तो 30 को 15 करने में भी कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए मेहनत करो, खुद के लिए करो, खुद की फैमिली के लिए, हमारे लिए नहीं कर रहे हो आप लोग, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। अगली बार ये सब चीजें मुझे ग्रुप पे नहीं दिखना चाहिए कि कोई टीचर आपको मैसेज करो और आप रिप्लाई करने के लिए भी आपका समय नहीं है आपके पास। ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। अगर कोई टीचर आपको मैसेज कर रहा है और आप रिप्लाई तक नहीं कर रहे, मैं तो डायरेक्ट ग्रुप ही डिलीट कर दूंगा, भले ही तो किसी कोई भी टीचर उसका मेंटर हो, मैं डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा ग्रुप पे। इसलिए इन सब बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम बचा है। अभी अगस्त एंड होने वाला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर सिर्फ 3 महीने, उसमें भी दिवाली के एक हफ्ता निकल जाएगा आपका, बीच में एक हफ्ता आपका सितंबर में आपको स्कूल के रिवीजन के लिए क्लासेस में छुट्टी में मिलेगा। तो आपके पास ऑलरेडी सिर्फ 2 ही महीने हैं। 2 महीने भी अगर सीरियसली मेहनत नहीं करोगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। In a series of 2n observation, half of them is B and the remaining half is minus B. If the standard deviation is 4, then the magnitude of the B. अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालते हैं तो आपको याद होगा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम मैटर करता मैग्नीट्यूड, मतलब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, जैसे मीन में तो आप डायरेक्ट वैल्यू लोगे, अगर इसका मीन निकालोगे तो 0 आ जाएगा। मीन निकालोगे तो 0, क्योंकि आधी ऑब्जर्वेशन बी है आधी ऑब्जर्वेशन माइनस बी है, तो कैंसिल आउट होकर मीन तो 0 आ जाएगा। लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लेते हैं, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला होता है। अब आधी ऑब्जर्वेशन भी है आधी ऑब्जर्वेशन माइनस भी है, तो उन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो x बार तो 0 आएगा। तो x बार तो आपका क्या रहा है, 0 आ रहा है, तो मेरे पास बचेगा क्या, समेशन xi स्क्वायर बाई n, है ना। xi स्क्वायर मतलब सारे जितने भी डेटा है उनके स्क्वायर को ऐड करना है, सम करना है। सब डेटा का स्क्वायर का ऐड करोगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता जाएगा, और नेगेटिव वाले भी बी स्क्वायर हो जाएंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n है। तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा है, 2n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 2n इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा b, है ना। और ये b किसके बराबर गिवन है, ये सिग्मा 4 के बराबर गिवन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। क्लियर है, बताओ। यस सर। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, शुरू के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है क्या, हाँ डाउट है क्या, पूछो। अब्दुल्ला, सर इससे पहले वाला क्वेश्चन कर करवा रहे थे। हाँ इसके पहले वाले में, ये वाले में, यस सर। हाँ ये अभी मैंने बताया था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर ये डेटा है आपका, हर डेटा में अगर आप a से मल्टीप्लाई कर दो तो नया मीन भी a से मल्टीप्लाई हो जाता है, और हर डेटा में अगर b ऐड कर दो तो नया मीन में भी क्या होता है, b ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 xn है, इस सब में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x1 5x2 5xn आ जाएगा। इसका मीन कैसे निकालोगे, न्यू मीन, इन सब का सम, जब इन सब का सम करोगे तो उन सब में से 5 कॉमन आ जाएगा, Yes, है sir. ना। तो 5 कॉमन जब आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स x बार। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हर डेटा में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो मीन भी क्या होता है, उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। हर डेटा में अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करोगे तो नया मीन में भी कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई और ऐड दोनों हो रहे हैं तो नया मीन में भी मल्टीप्लाई और ऐड दोनों होगा। क्लियर है, यस सर। यस सर। तो यहाँ पे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये क्या था, ये हुआ था, क्या मतलब है इसका, चलो एक बार पढ़ लो सब लोग, इसको ट्राई करते हैं, अच्छा क्वेश्चन भाई, ये थोड़ा अलग था।
इसमें समेशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने समेशन में डाउट आ गया होगा, पहली बार दिख रहा हो। एक बार सब लोग गिवन डेटा उतार के एक बार ट्राई करो, और जिसने अगर एग्जाम में किया है वो डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी बता सकता है, ठीक है, अदरवाइज मैं सिखाता हूँ। गिवन डेटा ध्यान से उतारो। तो क्या गिवन है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एल नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक ये 1 होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j greater than I, and j greater than equal to 100, and summation of mod of xi into ji is given to be 80,000, and the mean deviation from their mean is given to be 5, then the standard deviation. पहले डेटा को उतारो अच्छे से। हंड्रेड ऑब्जर्वेशन थी जिनका समेशन 0 आ रहा है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, समेशन फॉर्मूला, समेशन xi माइनस x बार बाई n, इसकी वैल्यू 5 के बराबर की बनी। अच्छा मुझे बताओ, समेशन xi 0 तो x बार कितना होगा, बोलो सर 0 है ना। अगर सम 0 तो सम x बार भी 0 होगा, तो ये x बार 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, समेशन xi, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, xi 0 है, ये तो फिर तो 0 आ जाएगा, फिर तो रुको, मैंने कुछ xi के बारे में 0 बोला ना, i के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है मैंने, है ना, ठीक है। i के बारे में क्या बोला गया, देखो i 1 से 100 नहीं है, i के बारे में क्या बताया गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन j, है ना, और j क्या है, लेस देन इक्वल टू 100, ये 1 होना चाहिए, आई थिंक मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, ये एग्जाम में 1 ही दिया था कि क्या, आपके पेपर में क्या आया था, 1 आया था कि l, क्या है ये, l दिया था, ठीक है, इसको अभी रहने देते, इसको सोच के कराता हूँ, नहीं तो ये टाइम खा जाएगा, बाकी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसको पेंडिंग रखते, होगा तो आज की क्लास के लास्ट में, नहीं तो मैं कल आपको इसको वापस, इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, तब तक अगला ट्राई कर लेते हैं। अच्छा ये 57 किया था, यस सर, 57 आसान क्वेश्चन था, अर्थमेटिक मीन पूछा था, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, यस सर, ठीक है। Yes, अब यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्वेशन की बनती है, एन ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये nth टर्म। आप देखो ये आपकी nth टर्म ही है, n को 1 रखोगे तो आपको देखो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n को 1 रखने, यहाँ पे n को 1 रखो तो 135 आ जाएगा, n को 2 रखो 357 आ जाएगा, n को 3 रखो 579 आ जाएगा, तो ये आपकी nth टर्म है, ये आपकी क्या है, nth टर्म। तो अगर इन सबका मुझे सम निकालना है तो क्या मैं Sn को निकाल सकता हूँ, इन सबका समेशन, मतलब समेशन ऑफ Tn, बोलो, n गोइंग फ्रॉम 1 to n, इनका सम मतलब क्या, इस पे समेशन अप्लाई हो जाएगा, और n कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक, 1 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, फिर प्लस n को 2 रखेंगे, फिर n को 3 रखेंगे, है ना, ऐसे को समेशन Tn लिख सकते हैं कि नहीं, Yes. बोलो, Yes, sir. Tn आपका क्या है, 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको बस मल्टीप्लाई करके समेशन अप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2n प्लस 3, यहाँ से Sn आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, फंडामेंटल, ये तो मतलब
आपने उसमें भी सीखा था सीक्वेंस इन सीरीज में। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8n³ माइनस का 2n और प्लस का 12n² माइनस का 2n माइनस का 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अब ये समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है ना? क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट हमेशा समेशन के बाहर। समेशन n³ क्या हो जाएगा? समेशन n³ याद है? Yes, sir. Sir, n बताओ। N into n plus 1 by 2 whole square. वेरी गुड। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और समेशन 1 हो जाएगा n। ये आंसर आ गया, ये ऐसे ना गया आपके पास। क्लियर है? ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड याद होंगे सबको। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन डुएबल था, ये करना चाहिए था आप लोगों को। जनरल टर्म में बस समेशन अप्लाई करना। अगला देख लो, द मीन ये हुआ था 58। yes, sir. Yes, sir. ये भी टफ नहीं था। द मीन ऑफ एन आइटम इज x बार इफ ईच टर्म इज सक्सेसिवली इंक्रीज बाय दिस। हर टर्म में ये ऐड कर रहे हैं तो नया मीन क्या होगा? तो वापस देखो, हर टर्म में ये ऐड कर रहे हैं तो नया मीन में तो पुरानी टर्म तो रहेगी सही और एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगी ये? तो ये आ जाएगा टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये निकाल सकते हो आप। एक तो ये समेशन है, ये तो x बार आ जाएगा और इसका सम निकालने के लिए जीपी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा -1 अपॉन r -1 है ना? ठीक है, तो ये Yes, डुएबल sir. क्वेश्चन। चल अगला क्वेश्चन नंबर 59। 59 भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग क्लासेस में 23 जूनियर, इतने सीनियर, इतने ग्रेजुएट है, 3 तरह के लोग हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है, कंबाइन पूछा है ना? क्लियर है? Yes, sir. n1 23 x1 बार कितना दिया हुआ है 72, n2 19 x2 बार 78, n3 इक्वल टू 10 और x3 बार इक्वल टू 90। तो क्या करोगे? टोटल सम, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंबाइन का? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? n1 इंटू x1 बार, n2 इंटू x2 बार और n3 इंटू x3 बार डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट अप करोगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे इसका? वापस वो इन सब का सम है ना? ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, अगर बस बाइनोमियल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता हो तो। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 0 से लेके n तक? n plus 1. n प्लस N plus 1. सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम ही तो है। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्या है? सम। आपको याद होगा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट? 2 की पावर n होता है, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सारे Yes, बाइनोमियल sir. कोएफिशिएंट का सम कितना है? डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है? 2 की पावर n। यहाँ पे n की जगह क्या है? 2n, sir. 2n प्लस 1 है। n की जगह क्या है? 2n प्लस 1 है। 1. 2n प्लस 1 है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। आ रही बस समझ में? कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ दिस था क्या? C option. नहीं, 2 की पावर 2n प्लस 1 आएगा ना। c में n प्लस 1 दिया हुआ है। Sir, B option होगा. कौन सा होगा? Sir, B option. क्यों? Sir, सीरीज है वो n तक दे रखे सर, हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई अच्छा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सीरीज n तक ही गिवन है, 2n प्लस 1 तक गिवन नहीं है। हाँ, यहाँ पे मिस हो गया। सीरीज कहाँ तक गिवन है? अगर 2n प्लस 1 तक गिवन होती तो आपका 2 की पावर वो होता। ठीक है, अब इसमें सीरीज कहाँ तक गिवन है? n तक है।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर ये सीरीज 2n+1 सी 2n+1 तक होती तो टोटल सम कितना आता? 2 की पावर 2n+1। क्लियर है? 2n+1। यस सर। अगर पूरी कंप्लीट होती, मतलब अपन जैसे वहां पे अप्लाई करते हैं NC0 NC1 NC2 अप टिल NCN तक होता तो फॉर्मूला क्या बनता है? 2 की पावर n बनता है। यहाँ पे भी सेम 2n+1 C0 2n+1 C1 2n+1 Cn तक ही है। यहाँ पे देखो ये मिस्टेक हो सकती थी जल्दबाजी में कि यहाँ पे n तक ही है, 2n+1 तक नहीं है। 2n+1 तक होता तो फॉर्मूला ये बनता। अब अगर n तक है तो n तक का सम कैसे निकालोगे बताओ? सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे? सर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे पूरी सीरीज को, तो सर एक आधी सीरीज ये बन गई और सर दूसरी सीरीज का सम और इस सीरीज का सम सेम होगा, तो 2n इस सीरीज को हम पूरा 2n तक ले जा सकते हैं, 2n+1 तक। नहीं, वो तो आपने दूसरा कॉन्सेप्ट लगा दिया, लेकिन वो डायरेक्ट क्लिक नहीं करेगा ना। डायरेक्ट ऐसे दिमाग में चमकेगा थोड़ी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर आधे को ब्रेक करके वो लिख दो। वो पार्ट सही है, क्योंकि वो जब इसका हम डेरिवेशन करते हैं तो वो जो आप स्टेप बता रहे हो उसका पार्ट होती है, राइट। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना हो, मतलब ऐसा क्लिक करना डायरेक्टली कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करके आधे टर्म्स को बची हुई टर्म्स लिख के फिर वो करेंगे, वो एकदम क्लिक नहीं करेगा नॉर्मली, है ना। जनरल क्या होगा बिना इसके सोचे कि भाई और क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल थिंकिंग कि अगर मेरे पास 0 से लेके n तक ही है, बच्चे हुए के सम नहीं है, तो ये मैं 0 से लेके n तक का सम कैसे निकालूं? एक बार और सोचो सब लोग। क्वेश्चन समझ में आएगा क्या पूछा है? हेलो? यस सर। ये बाइनोमियल सीरीज का एक क्वेश्चन हो गया अपने आप में, मतलब बाइनोमियल का मिक्स हो गया। मैं वापस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको निकालना है सम इसका 2n+1 C0 2n+1 C1 2n+1 C2 अप टिल 2n+1 Cn। यहां तक का सम पता करना है कितना होगा, और आपको ये चीज पता है कि 2n+1 तक का सम 2 की पावर 2n+1 होगा। अब ये सोचो आप कि ये कितनी टर्म्स है, या कि n+1 टर्म्स है, है ना। यस सर। यस सर। टोटल टर्म्स कम कितनी पड़ रही है? n टर्म्स ही तो कम पड़ रही है ना। टोटल टर्म 2n+1 होती है, कम कितनी पड़ रही? सॉरी, टोटल टर्म तो कितनी होगी? अच्छा, टोटल टर्म कितनी होगी इसमें बताओ? n+1। सर n+1। नहीं सुनो, ये एक्चुअली अच्छा ये किसका एक्सपांशन हो, किसके एक्सपांशन में ये सब सीरीज बनेगी? ये क्वेश्चन किसके एक्सपांशन में आएंगे? x+y की पावर 2n+1 के एक्सपांशन में आएंगे, हाँ है ना। क्वेश्चन ये क्वेश्चन कितना है इसमें आएंगे बोलो? x और y के टर्म्स भी रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन आते हैं ये इसके एक्सपांशन में आते हैं, हाँ है ना। यस सर। यस सर। आप देखो सुनो, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि आपको लॉजिकली समझ में आए ऐसा कर क्यों रहे। x+y की पावर 2n+1 के एक्सपांशन में ये क्वेश्चन मेरे आते हैं। अच्छा, इस एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी होगी? 2n+2। हाँ वेरी गुड। जो भी 2n+2 पावर होती है उसमें +1 ऐड कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते कैसे बाइनोमियल में? जो भी पावर होती है उसमें आप +1 कर देते हो, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+2 आ जाएगी। और मेरे को ऑलरेडी टर्म्स कितनी गिवन है? n+1, मतलब इसकी आधी टर्म्स गिवन है, हाँ है ना। बोलो, यस सर। टोटल टर्म्स 2n+2 है, वो मुझे आधी टर्म्स पता है, हाँ है ना। Yes. और आधी टर्म्स का सम निकालना है। अब आपको एक चीज और प्रॉपर्टी पता होती है, द कोएफिशिएंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, मतलब NCR और NCn-R ये दोनों सेम होते हैं, पता है? यस सर पता। यस सर। पीछे से और आगे से। और आपने अगर ध्यान भी दिया हो बचपन में, अगर पास्कल ट्राइंगल पढ़ा हो, पास्कल ट्राइंगल कैसा था? ऐसा था कुछ, यस सर यही। है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, पीछे से ये सब जो बना रहा हूँ पास्कल ट्राइंगल में जो टर्म्स है ये सब क्या है? जो आप एक्सपांशन करते हो उनके कोएफिशिएंट है। आप जो एक्सपांशन करते हो उसकी क्या है? कोएफिशिएंट है। तो आप देखोगे आगे से और पीछे से जो टर्म्स है वो सेम आ रही है,
1 1 5 5 10 10, हाँ है ना, क्लियर है? तो यस देखो सर। इसका जो टोटल एक्सपेंशन होगा 2n + 1 C0, 2n + 1 C1, माइक ऑन ऑफ करो, 2n + 1 Cn, ये आधी टर्म्स तो यहाँ तक होगी, यहाँ तक n + 1 टर्म्स होगी, और बची हुई टर्म्स कौन सी होगी, इसके आगे वाली 2n + 1 Cn + 1, 2n + 1 Cn + 2, और लास्ट क्या रहेगा 2n + 1 C 2n + 1, है ना? ठीक है, ये आपकी आधी टर्म से n + 1, और ये बची हुई n + 1 टर्म्स। इन सबका टोटल सम कितना होगा, अभी बताया था, बताओ इन सबका टोटल सम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2n + 1, Yes, sir. यस है ना? लेकिन आपको आधे का ही सम निकालना था, आपको आधे का ही सम निकालना था, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये बोलोगे कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है सेम होती है ना? Yes, sir. इधर से Okay. दूसरी वैल्यू, इधर से पीछे की दूसरी वैल्यू वो सेम होगी, आगे से तीसरी, पीछे से तीसरी क्या होगी, सेम। तो यही सब चीजें डबल बार लिखी गई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 2n + 1 C0 + 2n + 1 C1 अप टिल 2n + 1 Cn, ये इसी का डबल तो है लिखा गया है, इक्वल टू 2 की पावर 2n + 1, है ना? तो आपके पास ये जो बची हुई टर्म है इसका सम आ जाएगा। अब देखो इस एक क्वेश्चन ने बाइनोमियल के एक प्रॉपर्टी का भी आपको सिखा दिया, क्वेश्चन भले स्टैटिस्टिक्स में आया था लेकिन इसका आपको बाइनोमियल पता चल गया, तो इसका सम कितना आएगा 2 की पावर 2 है, इसका सम कितना आएगा 2 की पावर 2 है। तो यहाँ तक का इसका जो सम है ये अपन ने निकाला कितना, जो टोटल सम होता है उसका हाफ, है ना? टोटल सम का बेसिकली हाफ, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2n डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n + 1। समझ में आ गया? वो डेरिवेशन सीखा है, बस याद भी रख सकते हो आप। बाइनोमियल कोएफिशिएंट में जो टोटल कोएफिशिएंट होते हैं उसमें अगर आधे का सम पूछा है तो डिवाइड बाय 2 कर देना, क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, अच्छा 2n कैसा है, ये टोटल सम को 2 से डिवाइड किया ना, टोटल सम कितना होता है, टोटल सम कितना होता है 2 की पावर 2n + 1, बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, पावर सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 2n + 1 - 1, तो 2 की पावर 2n, ठीक है? ओके, अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है इसके अंदर, वो भी बता देता हूँ, इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड। जैसे हमको ये चीज पता है कि NC0 NC1 NC2 अप टिल NCn, इसका सम कितना सीखा है आपने, बताओ, बोलो। 2 की पावर n. 2 की पावर n। है ना? द सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 की पावर n। इसमें अगर मैं आपसे ये पूछता NC0 - NC1 + NC2 - NC3, मतलब जो ऑड नीचे है वो नेगेटिव है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है? अल्टरनेट क्या है, अगर ऑड है तो नेगेटिव, नीचे ऑड टर्म है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो इसका सम कितना होगा सर 0। 0 आ जाएगा, याद रखना क्या आएगा 0, कारण सर ये 1 + x की पावर n की सीरीज है, तो सर अगर x को -1 पुट करेंगे हाँ। तो सर ये पूरा, हाँ ये आप बोल सकते हो, जैसे मान लो ये जो सीरीज आती है जिसमें ये क्वेश्चन आते हैं 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है ये, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है। अब इस एक्सपेंशन में अगर आप x को 1 रख दो, देखो ध्यान से, x को अगर 1 रख दोगे तो ये सारा 1 1 हो जाएगा, आपके पास ये सीरीज क्रिएट हो जाएगी, हाँ है ना? और 1 + 1 Yes, कितना हो sir. जाएगा 2 की पावर n, तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना आ जाएगा 2 की पावर n, x को 1 रख दोगे, और वहीं पे अगर x को -1 रख दोगे
तो देखो ये अल्टरनेट, ये ऑड वाले नेगेटिव हो जाएंगे, इवन वाले पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके पास ये वाली सीरीज क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे -1 रखने पे, एलएचएस में -1 रखने पे -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। क्लैरिटी आ गई? यस सर। Yes, अच्छा, sir. इसमें अगर मैं सिर्फ इवन पूछता, इवन का सम बताओ कितना आता? सर 2 की पावर n-1। ये भी बहुत आसान है लॉजिकली लगाना। अब देखो आपको इवन चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दे। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दूंगा अगर मैं, Yes, sir. देखो ऑड वाली अपने आप कैंसिल हो जाएगी और इवन वाली सब डबल बार आ जाएगी। Yes, sir. ऐड करने पे क्या होगा? ऑड वाली कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली सारी डबल आ जाएगी, और इधर क्या आएगा? 2 की पावर n। अब ये मल्टीप्लाई वाला 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 2 की पावर n-1। तो इसी तरह से ऑड की अगर 2 की पावर n-1 है तो इवन की, सॉरी, इवन की 2 की पावर ये है, तो ऑड की भी सेम यही होगी। Yes, sir. ऑड की भी क्या होगी? सेम ये 2 की पावर n-। तो ध्यान रखना है कुछ फंडामेंटल चीजें बाइनोमियल की जो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर n होता है। इवन का सम कितना होता है? 2 की पावर n-1। ऑड का सम कितना होता है? 2 की पावर n-1। और अल्टरनेट ऑड इवन में प्लस माइनस का सम कितना होता है? 0। क्लियर है? तो तीन, ये 4 रिजल्ट ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। Sir, odd वाले के लिए किसमें से किसको माइनस करा आपने? ऑड वाले के लिए मैंने क्या करा, अगर ऑड वाले को चाहिए आपको तो इवन वाले को हटाना पड़ेगा, तो इक्वेशन Yes, नंबर sir. 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना। 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, ऑड वाले डबल बार हो जाएंगे, है ना? Yes, sir. ठीक है। इवन निकालने के लिए 1 और 2 को ऐड कर देंगे, और ऑड निकालने के लिए 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो 61 बहुत अच्छा, मतलब डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। आपने देखा भी होगा प्रीवियस जेईई में से क्वेश्चन पूछे गए। सिक्सटी वन पढ़ो सब लोग। आपको पूछा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। इसका निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का? फंडामेंटल समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, हाँ है ना? बोलो। यस सर। अच्छा, अब लेकिन गिवन डेटा में क्या गिवन है? समेशन xi माइनस 8 और xi माइनस 8 के होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हाँ है ना? गिवन Yes, डेटा में xi दिया हुआ है और x बार का, अच्छा x बार का फॉर्मूला लिखना तो x बार का फॉर्मूला भी लिख दो। x बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन xi बाई n का होल स्क्वायर। ठीक है, x बार का स्क्वायर मतलब xi बाई n। अच्छा, अभी आपको हमने एक चीज बताई थी कि हर डेटा में 8 सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मीन में कुछ चेंज, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ चेंज आएगा? नो क्या repeat करना है? क्या बोला? स्टैंडर्ड मीन में चेंज आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। तो यहाँ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और जो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन होगा दोनों सेम ही होंगे, है ना? बोलो। Yes, sir. तो सिग्मा या सिग्मा न्यू दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम। अच्छा, यहाँ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे इस डेटा के लिए? समेशन xi माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर, है ना? इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? यही तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बोलो, इस डेटा का ऐसे तो निकालोगे, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस डेटा के लिए आप लोग सिग्मा कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि ये मेरे को गिवन डेटा है। समेशन xi माइनस 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर है, सॉरी 9 के बराबर है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का होल स्क्वायर, और xi स्क्वायर
की वैल्यू भी गिवन है 45 के बराबर, है ना? बताओ। यस इससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, प्रॉपर्टी का यूज करके करोगे। अदरवाइज जो फंडामेंटल मेथड था वो है ही है, जो दोनों गिवन डेटा से आप समेशन xi निकाल लो, समेशन xi स्क्वायर निकाल लो, फिर वैल्यू पुट अप कर दो। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं। 62 भी क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन वो आपको टफ लग सकता है अगर आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई नहीं हुआ। क्वेश्चन आसान था वैसे, है ना? किया था 62? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। Yes. एक सेकंड। 62 में बोला गया था द परसेंटेज ऑब्टेन्स दिस एंड दिस, तीन सब्जेक्ट में ये परसेंटेज मिले हैं या फिर ये मार्क्स मिले हैं, और एक और सब्जेक्ट का मार्क्स अगर इसमें ऐड कर दें, दिस एवरेज कैन नॉट बी लेस देन, मतलब वो उससे कम नहीं हो सकता है, मतलब जो एवरेज आना चाहिए कम, उससे कम, कैन नॉट बी लेस देन, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये पूछी गई है ना? तो ये सर मिनिमम पूछ। Yes, sir. हाँ सॉरी, मिनिमम, वेरी गुड। कभी कभी टीचर चेक करता बच्चे जग रहे कि नहीं। मिनिमम पूछा है कि मैक्सिमम? वापिस पढ़ो, बताओ क्या बोला है। हाँ, 4 सब्जेक्ट थे, मान लो x1 x2 x3, तो 3 के तो मार्क्स गिवन है, चौथा सब्जेक्ट का मार्क्स मान लो इसमें ऐड कर दी। अब वो बोला कि इन सबका जब मैं एवरेज निकालूंगा, एवरेज कैसे निकालेंगे? सबका सम डिवाइड बाय 4, है ना? एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे? तो दिस एवरेज मार्क्स कैन नॉट बी लेस देन, ये उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना? ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या पूछे? मिनिमम बोलो। Yes, sir. Minimum. यस सर मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है ये पूछा गया, मतलब उन चारों सब्जेक्ट का एवरेज का मिनिमम कितना होगा ये पूछा गया। ठीक है, तो जो जो गिवन एटलीस्ट वो तो उतार ही लेते हैं। एक का 75 गिवन था, एक का 80 गिवन था, एक का 85 गिवन था। तो आप बताओ x4 के मार्क्स कितने ले तक ये मिनिमम मिले? x4 क्या ले सकते हैं? सर 0। 0। हाँ, एक किसी Zero. पेपर में मिनिमम तो 0 ही मिल सकता है। जेई का पेपर नहीं है ना, नॉर्मल स्कूल का पेपर है। जेई में तो आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, मैथ्स में पता चल रहा -30 आ रहे। ठीक है, तो स्कूल के पेपर में नेगेटिव नहीं आ सकता, तो मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। तो मिनिमम आप 0 ले लोगे तो इसका मिनिमम आ जाएगा, तो इससे आप आंसर निकाल लेना जो भी आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ते तो कर सकते थे। लैंग्वेज में बस घुमाया था, लेकिन डूएबल था। चलो अगला पढ़ो ध्यान से। ये तो देखो डायरेक्ट है, हर ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बताओ क्या चेंज आएगा? Sir, वो भी 4 वो भी से 4 से divide डिवाइड हो जाएगा, आज ही बताया 4 था। से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? वन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने लायक थे कि नहीं थे? पेपर में मिलते हैं इजी क्वेश्चन। अब आपको, मैंने पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, मैथ्स को टाइम दिया कि नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे तो पेपर 2 घंटे में फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो करके आना है। किन्हीं किन्हीं के पेपर तो 30 मिनट में हो जाते हैं। चलो अगला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला याद है? 11th में था। No, sir. ये 11th के सर, एनसीईआरटी में था यार, नहीं। ये तो पता होना चाहिए। 11th के एनसीईआरटी में था ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। आपको 11th में चैप्टर पढ़ाया नहीं क्या था स्कूल में? सर पढ़ाया था। पढ़ाया ये एक्चुअली बोर्ड्स का टर्म है, Sir, ये जनरली बोर्ड में आता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादातर आपके बोर्ड्स में, आपको पूरा टॉपिक है ये, एनसीईआरटी का एक टॉपिक है क्लास 11th का। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिख लो, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अपने नोट्स में भी उतार लेना, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100।
द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द टू सीरीज गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो आपको दोनों के मीन पता चल जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, हो जाएगा अब तो। पहली सीरीज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 70, सिग्मा 1 है 17.5 अपॉन x1 बार, यहां से x1 बार आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी सीरीज के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सीरीज 2 सिग्मा 2 बाई x2 बार इंटू 100, यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे कितना है, 90 इक्वल टू 18 अपॉन x2 बार इंटू 100, यहाँ से x2 बार भी आ जाएगा। x1 बार पता है, x2 बार पता है, वही पूछा था, खैर है ना, क्लियर है? बोलो। Yes. Yes. If the mean of the 5 observation is this, variance is this, if the 3 of the observation are this, then the remaining 2, ये हो गया था। यस सर। Yes, sir. ये आसान क्वेश्चन है। बची भी दोनों ऑब्जर्वेशन को एक्स वाई मान लेना, आपके पास दो रिलेशन आएंगे, एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी और वेरिएंस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कुछ ना कुछ आएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है। सर ये तो फर्स्ट इक्वेशन से ही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड, Yes, ऑप्शन sir. एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, पहली इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो, वेरी गुड, ठीक है ओके। इसमें समय बचा सकते हो, पहली इक्वेशन निकाल के ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन ऐसे हो जिसमें एलिमिनेट नहीं हो पा रहा तो फिर दूसरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अच्छा, 66 इन द वेरिएबल, ओके, ये अगेन बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन दे दिए। सर ये समझ में नहीं आया था। हाँ मैं समझा देता हूँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, आपको बाइनोमियल का टेस्ट हो चुका है? यस सर। Okay. ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये मेंस के सिलेबस में से हट गया, लेकिन कुछ कुछ बस फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहीं कहीं यूज हो जाती है, ठीक है। मेंस के सिलेबस अगर आप देखोगे बाइनोमियल का, तो उसमें है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स और मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म और रिमेन एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, बस इतना ही है। पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट हुआ करता था, लेकिन मेंस में नहीं, एडवांस में हुआ। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो, इसको नए पेज पे ले लेते हैं, रुको, तब तक क्वेश्चन पढ़ लो। डुएबल, मतलब अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है, पर इस क्वेश्चन से आपको बाइनोमियल का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये स्टैटिस्टिक्स का कम, बाइनोमियल का ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू, तो आपका जो xi का डेटा है वो आपको गिवन है क्या क्या, 0 1 2 3 अप टिल n, ये आपके xi है, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, द फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लो 1 की जो डेटा है 1, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, NC1 के। 2 किसके प्रोपोर्शनल है, NC2 के। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आता है ना प्रोपोर्शन, ये बचपन में सीखा भी होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटता है तो क्या लगा दे, कांस्टेंट आया ना, बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं, बस ध्यान से समझते जाओ। ये आपका xi का डेटा है और फ्रीक्वेंसी का डेटा क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पहले की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या आएगी, NC0 सर। k इंटू NC0 है ना, प्रोपोर्शनल है तो क्या, k इंटू NC0, क्लियर। Yes, sir. दूसरे की क्या आ जाएगी, K into NC1. NC1, ऐसे k इंटू NC2, तो मैं एक कांस्टेंट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी बस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल बोला था इसलिए लगा रहा हूँ, k इंटू NC, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब निकालना था वेरिएंस, क्या निकालना था, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, पहले वो देख लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला हमने सीखा है, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। अच्छा सॉरी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, fi, ये वाला है ना,
ये तो जब होता है जब फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला होता है, सेम समेशन, बस एफ आई आ जाता है, समेशन एफ आई एक्स स्क्वायर बाई एन, एन मतलब माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्लियर है, बोलो, यस Yes. है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला तो यही है, आपको पता होगा। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्रिएट कर लेते हैं, क्या क्रिएट करना है मुझे, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। तो एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, एक्स आई स्क्वायर में एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 0 स्क्वायर इंटू के एन सी 0, 1 स्क्वायर इंटू के टाइम्स एन सी 1, 2 स्क्वायर इंटू के टाइम्स एन सी 2, 3 स्क्वायर इंटू के टाइम्स एन सी एन, एंड एन स्क्वायर इंटू के टाइम्स एन सी एन। आया ना, ठीक है। अब इस सब का सम चाहिए मुझे, इसका सम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, दैट इज इसका सम। इन दोनों के सम को डिवाइड करूंगा तो मुझे पहली टर्म मिल जाएगी। अब बेसिकली ये किसका सम है, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर क्या है, इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखोगे, जनरलाइज कैसा होगा ये देखो ध्यान से, इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, आर के टर्म्स में आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, है ना, चेक करो एक बार, यस सर, है ना, आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, और आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, बोलो आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 0 से है ना। और इन सब का सम चाहिए, इन सब का सम मतलब समेशन ही तो है, समेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू एनसीआर। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. बहुत धीरे Yes, धीरे sir. समझा रहा हूँ, और टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट और सीखने को मिल जाएगा बाइनोमियल का। एक मिनट, टाइम तो नहीं हो गया, 5 मिनट बाकी है, ठीक है, मेरी क्लास है, जल्दी देखो। तो बेसिकली अब मुझे यहाँ पे दिमाग लगाना है कि समेशन आर इंटू एनसीआर कैसे पता करेंगे, है ना, ठीक है। अब इसके लिए प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल क्वोशिएंट की, एनसीआर को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, एन बाई आर, इन दोनों को आगे डिवाइड कर दो, एन बाई आर कर दो और एक कम कर दो, एन माइनस 1 सी आर माइनस, ये पता है, एक प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल क्वोशिएंट की, एन बाई आर आगे आ जाता है और एक कम हो जाती है। अब ये एन बाई आर एज इट इज, ये इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, इसको बताओ कैसे ब्रेक करेंगे वापस से, एन माइनस 1 एन माइनस 1 आर माइनस 1 आगे आ जाएगा, यस सर, और एक और कम हो जाएगी, तो एक कम और कर दोगे तो एन माइनस 1 सी आर माइनस 2। ऐसे आप ब्रेक करते जा सकते हो जब तक आपकी जरूरत लगे। अब क्वेश्चन में मेरे पास देखो क्या था, क्वेश्चन में मेरे पास आ रहा आर स्क्वायर इंटू एनसीआर। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इस आर स्क्वायर को मुझे हटाना है, यहाँ पे मुझे एन के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए, तब तक मैं, अदरवाइज समेशन अप्लाई करने में डिफिकल्टी होगी। या देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कराया जाता है जनरली, आर स्क्वायर एनसीआर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो आप याद करके लिख सकते हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो फिर डिराइव करना पड़ेगा, और डिराइव कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ कि आर स्क्वायर एनसीआर का समेशन कैसे। देखो एनसीआर का समेशन पूछता तो सिंपल था, एनसीआर का समेशन कितना होता है, 2 की पावर n होता है ना, यस सर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर भी आ रहा है। अब इस आर स्क्वायर के साथ कैसे डील करना है, बस वो हमको दिमाग लगाना है। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर देखो ध्यान से, मेरे को निकालना था आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, तो क्या करूं मैं, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इसमें से आर और एक आर को अलग कर लेते हैं, आर इंटू एनसीआर अलग क्यों किया मैंने, देखो ध्यान, इस पहले वाले फॉर्मूले में अगर इस डिवाइड वाले आर को उधर भेजूंगा, ये डिवाइड वाला आर उधर जाके क्या बनेगा, आर इंटू एनसीआर का टर्म बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा, एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, है ना, बोलो। यस सर, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे उस बाहर वाले आर को तो ऐसे कैसे रहने दिया, अंदर जो आर इंटू एनसीआर था, आर इंटू एनसीआर, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। क्लियर हो गया, एन से कोई दिक्कत नहीं है, एन तो फिक्स वैल्यू है, तो वो तो समेशन के बाहर आ जाएगा, एन समेशन के बाहर आ जाएगा, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आर को, मुझे बस आर को धीरे धीरे करके हटाना है।
यहाँ से एक आर तो हट गया, अब एक ही आर बचा है। यहाँ तक समझ में आया? पक्का बताओ। आर Yes, इंटू sir. एन माइनस वन Yes, सी sir. आर माइनस वन बचा, ये बचा है। अब देखते हैं आगे। अच्छा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे ऐसा क्या क्रिएट करें ताकि इसका भी काम बन जाए? एन माइनस वन सी आर माइनस वन के साथ में क्या क्रिएट करूं? देखो ध्यान से, यहाँ पे डिवाइड में क्या अगला स्टेप अगर मैं देखूंगा तो इधर डिवाइड में क्या ये दोनों है, ये दोनों डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे। वापिस समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान Yes, से। sir. मैं अब इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। देखो, एन माइनस वन सी आर माइनस वन को बताओ क्या लिख सकते हैं अलग से? इसका ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो वापिस से, एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और क्या आ जाएगा? Yes, sir. माइनस टू सी, N minus 2 CR minus 2. है ना? ये लगा सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो अब इधर ये अलग मैंने ये क्रिएट किया क्योंकि यहाँ पे ये था। अब ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस से। तो आर माइनस Yes, sir. वन एन माइनस वन सी आर माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू। ये समझ में आया? तो मुझे आर माइनस वन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक माइनस वन कर रहा हूँ और एक प्लस वन कर रहा हूँ। माइनस वन प्लस वन तो कर ही सकते हैं, है ना? Yes, sir. तो इससे देखो फायदा क्या होगा, एन एज इट इज रहने दिया, आर माइनस वन के साथ ये लिख दिया और वन के साथ अलग कर दिया। अब देखो इसको रिप्लेस कर दूंगा एन के टर्म्स में, है ना? ये वाली टर्म रिप्लेस हो जाएगी तो मेरा पूरा क्वेश्चन एन के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास देखो ये था, वापस लिख रहा हूं, एन इंटू, मेरे पास क्या बचा था? एन इंटू, कहां था मेरे पास? एन इंटू आर की आर टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये था मेरे पास। तो मैंने क्या किया? प्लस वन माइनस वन किया, प्लस वन और माइनस वन किया। और ये जो टर्म थी आर माइनस वन सी, इसकी वैल्यू मैंने अभी डिराइव करी आपके सामने। इसकी वैल्यू क्या थी? इसके बराबर एन माइनस वन एन माइनस टू, और ये है ना? Yes, sir. इसकी जगह क्या लिख दिया? एन माइनस वन, और इसमें एक और कम हो गया, एन माइनस टू सी आर माइनस टू हो गया, और ये एज इट इज है। इस एन को चाहो तो अंदर वापस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये किसका डेरिवेशन था अपना? किसकी वैल्यू निकालनी अपन ने? समेशन, मतलब आर स्क्वायर एनसीआर को निकाला अपन ने। क्या निकाला? आर स्क्वायर एनसीआर को ये लिख सकते हैं। क्लियर है? बोलो। अब इसमें अगर आप समेशन अप्लाई कर दोगे, अब अप्लाई कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो एन है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जाता है। यहाँ पे ये एन इंटू एन माइनस वन समेशन के बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? समेशन ऑफ एन माइनस वन सी आर माइनस टू, यहाँ पे भी एन बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? समेशन ऑफ एन माइनस वन सी आर माइनस, और इसका समेशन आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? बेसिकली ये इसका डेरिवेशन करा है, आप चाहो तो रिजल्ट याद रख लेना, ठीक है? अगर रिजल्ट याद रख लो तो अच्छी बात है। एक सर बार वो एक और n कहाँ से आया बाहर में? n माइनस 1 के एक और आ गया, n क्यों आया? वो भी तो था कांस्टेंट, वो डेरिवेशन में देखो ना, ये n मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में दोनों से, यहाँ पे भी n आएगा, और ये n कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जाएगा, है ना? ठीक है, टाइम हो गया, मेरी दूसरी क्लास चालू हो जाएगी, वो भी लेट हो जाएगी। तो यहाँ तक समझना है? अब ये बच्चे जो क्वेश्चन है डुएबल है, कर लोगे ट्राई? यस सर। ठीक है, यस एक क्वेश्चन जो बच गया है वो मैं करा दूंगा आपको, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। और आज का पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आज के पेपर डिस्कशन में हमने बाइनोमियल के भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार घर पे जाके रीअटेंड जरूर करना, ताकि आपके बाइनोमियल के कोएफिशिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वीक आपका सीक्वेंसिंग सीरीज का टेस्ट है, उसके लिए भी मैंने आपको पीवाईक्यू की वर्कशीट दे दी है, आप नोट्स भी अपडेट कर दिए हैं आपकी रिसोर्स शीट पे, रिकॉर्डिंग भी अपडेटेड है, नोट्स भी अपडेटेड है सीक्वेंस सीरीज के, और पीवाईक्यू की वर्कशीट आपके ग्रुप में भेज दी है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर वो 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत हो तो प्लीज मांग लेना, मेरे पास एक और अच्छी वर्कशीट है,
ताकि सीक्वेंस सीरीज का वेटेज 2 क्वेश्चन का है, आपको बता दूं, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर ऑफ 11th है। 2 क्वेश्चन आते सीक्वेंस सीरीज से, आ रही बात समझ में? तो चैप्टर छोटा है क्योंकि सीरीज डिलीट हो गया, सीरीज पूरा डिलीट हो गया। सीक्वेंस है सिर्फ एपी जीपी एएमजीएम यही आएगा। क्लियर है? ओके। लेकिन मैंने उस पीवाईक्यू वाली वर्कशीट में थोड़े फंडामेंटल सीरीज के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, फंडामेंटल है, तो वो आप अटेम्प्ट जरूर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।